हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्पेशल सीरीज थर्ड पढ़ेंगे। इसमें 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो एंड तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर करें। तो गाइज, यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के भी कुछ क्वेश्चन हैं। और आप लोगों का एग्ज़ाम 1 सितंबर को होने वाला है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप लोग जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो, चाहे ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस, अच्छे से तैयारी कीजिए जो भी एम्स नॉरसेट एग्ज़ाम देने वाले हैं। क्योंकि जिनका भी नॉरसेट एग्ज़ाम निकलेगा उनका इनकेस अभी एम्स में जितनी 3000 के आसपास जो वैकेंसी है उनमें नहीं होता है, तो आपकी जो वैलिडिटी है नॉरसेट की वो 1 साल तक रहेगी। तो अब जब भी 1 साल के अंदर एम्स में पोस्ट निकलेंगी, आप है जो एलिजिबल माने जाएंगे। तो इसीलिए एम्स का नॉरसेट एग्ज़ाम इतना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिलअप भी किए होंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ पर टोटल 25 एमसीक्यू, साथ ही साथ जीके के क्वेश्चन आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में। तो मेरा जीके का दूसरा चैनल है, आप जाके उस पर जीके के लिए विजिट कर सकते हैं। मैंने भी वहाँ पर भी रिसेंट में एक सीरीज़ स्टार्ट की है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो में एमसीक्यू और 1 लाइन क्वेश्चन है जो मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाउ मच गैप बिटवीन 2 डोज ऑफ लाइव वैक्सीन्स। तो यदि 2 डोज दिए जाने लाइव वैक्सीन के, तो उन दोनों वैक्सीन के बीच में कितने टाइम का गैप होना चाहिए। 4 वीक्स, 8 वीक्स, 9 वीक्स और डी है यहाँ पर 12 वीक्स। तो कोई भी लाइव वैक्सीन दी जानी हो तो यदि 2 लाइव वैक्सीन है तो उन दोनों के बीच का जो टाइम है गैप दिया जाएगा, तो वो दिया जाएगा एटलीस्ट 4 वीक्स। क्योंकि जो 2 लाइव वैक्सीन है उनको एक साथ हम नहीं दे सकते। तो यहाँ पर 2 लाइव वैक्सीन को एक साथ देने के लिए जो गैप दिया जाएगा वो होगा 4 वीक्स का गैप। 4 हफ्ते पहले एक दे दो, फिर 4 वीक का गैप दे के दूसरी वैक्सीन दे सकते हैं। नेक्स्ट इज हेमरेजिक डिसीज ऑफ द न्यूबॉर्न इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। यदि कोई न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए हेमरेजिक डिसीज प्रेजेंट है, तो किस विटामिन की कमी के कारण हुई होगी। ऑप्शन है यहाँ पर विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन के। तो आपने पढ़ा होगा कि एट द बर्थ विटामिन के इंजेक्शन दिया जाता है ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लीडिंग्स की प्रॉब्लम ना हो इसलिए। तो यहाँ पर यदि हेमरेजिक डिसीज किसी न्यूबॉर्न बेबी को होती है तो वो किस विटामिन की कमी के कारण होगी, तो वो की विटामिन के की कमी के कारण। तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, विटामिन के। नेक्स्ट इज विच एंटीवायरल ड्रग यूज्ड इन कोविड-19 ट्रीटमेंट। तो अभी रिसेंट में जो कोविड-19 फैला हुआ है उसके ट्रीटमेंट में मोस्टली जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एंटीवायरल ड्रग है वो कौन सी है। ऑप्शन है यहाँ पर टेमीफ्लू, रेमडेसिविर, ओसेल्टामिविर, एजिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पर अभी रिसेंट में जो एंटीवायरल ड्रग यूज़ हो रही है वो है रेमडेसिविर। तो ये मेडिसिन जो यूज़ हो रही है अभी रिसेंट में, यही जनरली यूज़ की जा रही जितने भी कोविड-19 के पेशेंट हैं। इसके पहले एक तो ये एंटीवायरल ड्रग है, और जो कोविड-19 है वो भी वायरल डिसीज़ है जो सार्स का जो कोविड-19 वायरस है उसके थ्रू हो रही है। तो यहाँ पर जो कोविड-19 है उसके लिए सबसे ज़्यादा कौन सी एंटीवायरल मेडिसिन यूज हो रही है, रेमडेसिविर। तो ये यूज़ होने के साथ साथ और अदर मेडिसिन है वो यूज़ हो रही हैं, डेक्सामेथासोन और साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरोक्विन, बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं। बट जनरली जो एंटीवायरल मेडिसिन पूछे आपसे एग्जाम में तो आपको यहाँ पर रेमडेसिविर ही बताना है। एजिथ्रोमाइसिन भी हो रही है, बट एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है तो उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हो रही है। यदि साथ में कोई और कंडीशन होती है, इन्फेक्शन है, तो उसके लिए एजिथ्रोमाइसिन दी जा रही है। बट सबसे ज़्यादा जो एंटीवायरल मेडिसिन यूज़ हो रही है वो है रेमडेसिविर। नेक्स्ट इज पेटालिन एंजाइम प्रेजेंटिन। तो एंजाइम किस में प्रेजेंट रहता है, सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस और डी है यहाँ पर वाइल। तो पेटालिन एंजाइम है किसमें प्रेजेंट होता है सलाइवा में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग इज इनकॉम्पेटेबल। कौन सी जो ड्रग के कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिए हुए हैं, नाम भी लिखे, इमेज भी दी हुई है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कौन सी मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है वो इनकॉम्पेटेबल है। ऑप्शन है यहाँ पर फेनिटोइन प्लस डीएनएस, एम्फोटेरिसिन प्लस एनएस नॉर्मल सलाइन, इंट्रालिपिड 20% प्लस एमबीआई मल्टीविटामिन इंजेक्शन, डी नन ऑफ दी अबव।
तो यहाँ पर आपको सही इनकॉम्पेटेबल ड्रग है जो बतानी है, कौन सी मेडिसिन का कॉम्बिनेशन इनकॉम्पेटेबल है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर है वो होगा थर्ड, ए ओनली। यहाँ पर ये देखिए ABCD कैटेगरी करके जो यहाँ पर इमेज दी हुई उनको मैंने बताया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है इनकम्पेटेबल है उनका कॉम्बिनेशन वो है फेनिटोइन प्लस DNS। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा थर्ड, ए ओनली, मतलब कि फेनिटोइन प्लस DNS क्या है, एक दूसरे के इनकॉम्पेटेबल हैं। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ब्लेड। यहाँ पर सर्जिकल ब्लेड दी हुई है, अलग अलग टाइप की सर्जिकल ब्लेड होती हैं। तो सर्जिकल ब्लेड को पहचानना है कि किस नंबर की सर्जिकल ब्लेड है, 11 नंबर, 12 नंबर, 22 नंबर और 15 नंबर। तो जो यहाँ पर कर्व शेप पे जो ब्लेड दिख रही है ये है 11 नंबर की सर्जिकल ब्लेड। यहाँ पर यदि अदर नंबर और पूछे जाते हैं तो ये रही और अदर कैटेगरी की सर्जिकल ब्लेड, 10 नंबर, 11, 12, 15, 20, 21, 22, 23, 24 और 25 नंबर तक की यहाँ पर सर्जिकल ब्लेड दी हुई है। तो इन इमेज को आप याद रखिए, जरूरी नहीं कि 11 नंबर की पूछें, 15वें नंबर की जो सबसे स्मॉल साइज की ब्लेड है इसको भी पूछ सकते हैं। तो आपको ये सभी इमेज याद रखनी होंगी। नेक्स्ट इज व्हेन ऑब्टेन्ड अ रेडियल पल्स रेट द नर्स अंडरस्टैंड दैट इट रिफ्लेक्ट्स द फंक्शन ऑफ द। तो यदि कोई नर्स रेडियल पल्स को चेक कर रही है तो वहाँ पर किसी भी तरीके का कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है, तो एक नर्स को क्या समझ में आना चाहिए कि रेडियल पल्स रेट में जो कुछ भी रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है तो ये किसके कारण देखने को मिल रहा है, तो ये किसका फंक्शन है। तो ये फंक्शन किसका है, हार्ट का। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर क्या करना है, सी, हार्ट। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इमेजिनरी प्लेन ऑफ द बॉडी डिवाइडेड इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पार्ट। यहाँ पर ये इमेजिनरी प्लेन दिया हुआ है, 3 टाइप्स के होते हैं, जनरली 4 टाइप के प्लेन होते हैं बट 3 को मेनली जाना जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, मेडिकल फील्ड में। तो यहाँ पर सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट को जो डिवाइड कर रहा है सेक्शन, तो ये किस तरीके का प्लेन है। ऑप्शन है यहाँ पर ट्रांसवर्स प्लेन, सजाइटल प्लेन, फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। तो यहाँ पर सुपीरियर मीन्स अपर पार्ट और लोअर पार्ट मीन्स इंफीरियर पार्ट को डिवाइड किया जा रहा है, तो यह है ट्रांसवर्स प्लेन। ये देखिए जनरली 3 टाइप्स के प्लेन होते हैं। सजाइटल प्लेन जो बॉडी के हाफ पार्ट को डिवाइड करके बताते हैं। दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए ही ट्रांसवर्स प्लेन कहा जाता है और ट्रांसवर्स प्लेन को XZ प्लेन भी कहा जाता है, एक्सियल प्लेन कहा जाता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट है फ्रंटल प्लेन। तो फ्रंटल प्लेन में क्या होता है कि पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक है जो डिवाइड करके बताया जाता है। तो आपके लिए याद रखना है फ्रंटल प्लेन को YX प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी को डॉर्सल एंड वेंट्रल मीन्स बैक एंड फ्रंट, पीछे की तरफ आगे की तरफ डिवाइड करके सेक्शन को बताएगा। तो इसके लिए जो पोर्शन एंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन भी हम कह सकते हैं, और साथ ही साथ इसको बायएक्स प्लेन, यदि आपको एग्जाम में कोरोनल प्लेन या फिर फ्रंटल प्लेन ना पूछा जाए, बायएक्स प्लेन पूछा जाए तो आप फ्रंटल प्लेन को मार्क कर सकते हैं। बॉडी के डॉर्सल और वेंट्रल मीन्स बैक एंड फ्रंट पार्ट को डिवाइड करके बताता है। और ऐसे ही ट्रांसवर्स प्लेन की बात की जाए तो ट्रांसवर्स प्लेन को हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्सियल प्लेन और XZ प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट को बॉडी के डिवाइड करके बताता है। सजाइटल प्लेन में बॉडी के हाफ पार्ट को डिवाइड करके बताएगा। नेक्स्ट इज अनप्लीजेंट अवेयरनेस ऑफ वन ऑन्स हार्ट बीट इज कॉल्ड। किसी की जो हार्ट बीट है बहुत ही ज़्यादा फास्ट पाल्पेबल फील हो रही है तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी। हार्ट बीट है जो पाल्पेबल फील है तो क्या कहलाएगी, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया, डिस्निया और डी है यहाँ पर पाल्पिटेशन। तो ये कंडीशन कहलाएगी पाल्पिटेशन। और जो अदर ऑप्शन है उनको भी हम देख लेते तो डिस्निया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। टैकीकार्डिया का मतलब होता है रैपिड हार्ट बीट, दैट में भी रेगुलर और इरेगुलर, और जो एज और किसी भी तरीके के एक्सर्शन के कारण भी हो सकती है। ब्रेडिकार्डिया क्या है, जो आपकी हार्ट रेट है नॉर्मल से और कम हो जाना, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द एरिया इन इमेज। यहाँ पे जो ग्रीन कलर से मार्क दिख रहे हैं इस एरिया को आपके लिए पहचानना है कौन सा एरिया है। एक्सिलरी रीजन, मिड एक्सिलरी, ग्रोइन रीजन और डी नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो ग्रीन कलर के मार्क दिख रहे हैं ये है एक्सिलरी रीजन।
नेक्स्ट इज द प्रोसेस व्हेन प्रेजेंटिंग पार्ट सिंक इनटू द ट्रू पेल्विस इज कॉल्ड। तो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है सिंक हो जाए ट्रू पेल्विस में तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? ऑप्शन है यहाँ पर लाइटनिंग, लूजनिंग, फ्लोटिंग और डी है क्विकनिंग। तो सबसे ज़्यादा एग्जाम में जो आता है वो एक तो क्विकनिंग आता है, गायनिक का क्वेश्चन है यहाँ पर एक। तो क्विकनिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय द मदर। कोई भी मदर फर्स्ट फीटल मूवमेंट को फील करेगी, वो क्या कहलाएगा? क्विकनिंग। और यहाँ पर पूछा है कि प्रेजेंटिंग पार्ट है तो सिंक होगा किसमें? ट्रू पेल्विस में। इसको हम और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेलकम साइन ऑफ लेबर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ये लाइटनिंग। लाइटनिंग के लिए ही क्या कहा जाता है? वेलकम साइन कहा जाता है प्रेगनेंसी का, लेबर का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ये लाइटनिंग। नेक्स्ट इज बिफोर एडमिनिस्टर द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ड्रग व्हाट शुड बी मॉनिटर। तो अभी रिसेंट में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है जो बहुत यूज़ की जा रही थी, किसके लिए? कोविड-19 के लिए। और उसका कभी जो रिसर्च हुई तो उसमें कहा गया कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन है जो, उसको एडमिनिस्टर करने के पहले क्या चीज़ें चेक करनी होंगी? ऑप्शन है यहाँ पर रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, बेसलाइन ईसीजी और रेस्पिरेटरी फंक्शन टेस्ट। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के पहले बेसलाइन ईसीजी चेक करना होगा, क्योंकि इसके जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो क्या हो कंडीशन हो सकती है? अरिथमिया की कंडीशन हो सकती है। इसके कारण लोगों की जान भी जा सकती है। जो हार्ट रिदम है वो चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसीलिए ईसीजी है जो हमें पहले बेसलाइन ईसीजी को चेक करना होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या करती है? क्यूटी इंटरवल है उसको बढ़ा देती, प्रोलॉन्ग क्यूटी इंटरवल्स कर देगी, जिसके कारण कार्डियक अरिथमिया की कंडीशन, जो क्यूटी इंटरवल किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ईसीजी में, जब अरिथमिया की कंडीशन हो। तो इसीलिए इस ड्रग से ट्रीट करने वाले जो कोविड-19 के पेशेंट हैं, अदर पेशेंट हैं, तो उनमें इसको एडमिनिस्टर करने के पहले बेसलाइन ईसीजी चेक कर लेनी होगी। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इमेज ऑफ वायल। तो 3 से 4 तरीके के जो वायल यूज होते हैं लैब में। तो यहाँ पर आपको इस जो वायल यहाँ पे दिया हुआ है पर्पल कलर का जो कैप है, इसका किस चीज़ का वायल है? आरबीएस वायल, ईडीटीए, ब्लड कल्चरल वायल और डी है यहाँ पर वीटीएम वायल। तो यहाँ पर जो पर्पल कलर और लेवेंडर कलर का वायल का कैप दिख रहा है ये है ईडीटीए वायल। यदि यही कैप रेड कलर में होता तब ये आरबीएस वायल कहलाता, बट यहाँ पर लेवेंडर और पर्पल कलर में तो कौन सा है? ईडीटीए वायल। नेक्स्ट इज अ नर्स मेक अटेंशन एंड नोटिफाई द फिजिशियन इफ द 12 आवर पीरियड किक्स काउंट इज। तो एक नर्स है बेबी के किक्स काउंट कर रही है, किसी लेडी से पूछ रही है कि आपके कोई भी लेडी है, वुमेन है, प्रेग्नेंट है, उसके बेबी किक्स काउंट किए जाने हैं। यदि 12 आवर में कितने किक्स काउंट हैं जो होंगे तो हमें फिजिशियन को नोटिफाई करना होगा। ऑप्शन है यहाँ पर 9 किक्स, 14 किक्स, 15 किक्स और डी है 12 किक्स। तो यदि 12 आवर में 12 घंटे के टाइम पीरियड में जो बेबी की किक्स काउंट हैं वो <10 होते हैं, 10 से कम होते हैं, तो हमें फिजिशियन को बताना होगा, नोटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, 9 किक्स। नेक्स्ट इज द वाइट सूट इज डिस्कार्डेड इन विच कलर्ड बैग फॉर बायोमेडिकल वेस्ट। तो यहाँ पर एक पीपीई किट दी हुई है जनरली। तो पीपीई किट का जो सेक्शन है वाइट कलर का, इस वाइट सूट को हम किस कलर के बैग में डिस्कार्ड करेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर रेड कलर, येलो कलर, ब्लू कलर और डी ब्लैक कलर। तो पहले जो WHO की गाइडलाइन थी, अभी सबसे ज़्यादा पीपीई किट क्यों यूज़ की जा रही है? कोविड-19 से बचने के लिए। वन फ्लाइट से लेके कहीं भी हॉस्पिटल में देख लो, सभी जगह पीपीई किट यूज़ की जा रही हैं। तो यहाँ पर जो वाइट कलर का सूट है, पीपीई सूट है जो, इसको पहले येलो कलर के बैग में डिस्कार्ड किया जा रहा था, बट अभी रिसेंट में जो गाइडलाइंस चेंज हुई हैं उसके हिसाब से जो पीपीई किट का वाइट सूट है इसके लिए रेड कलर के बैग में डिस्कार्ड किया जा रहा है, क्योंकि किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का। तो इसको रेड कलर के बैग में डिस्पोज किया जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ ब्लड इजेक्टेड बाय ईच वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड। तो पर टाइम एक बार वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण जितना भी ब्लड इजेक्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाई? कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम, सी टाइडल वॉल्यूम और डी ऑल ऑफ दी अबव।
तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के कारण जो ब्लड इजेक्ट हो रहा है, तो वो अमाउंट, जो ब्लड का अमाउंट इजेक्ट हो रहा है पर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो ये कहलाएगा स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट इज अ प्रीमी ग्रेविडा सर्वाइकल डायल्टेशन अकर्स एज अ मैक्सिमम रेट ऑफ। यहाँ पर मैक्सिमम रेट पूछिए कि कोई प्रीमी ग्रेविडा है, फर्स्ट टाइम ग्रेविड कंडीशन है, प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए जो सर्वाइकल डायलिटेशन की मैक्सिमम रेट है वो क्या होगी। ऑप्शन है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर आवर, 3 सेंटीमीटर पर आवर, 4 सेंटीमीटर पर आवर और डी है 5 सेंटीमीटर पर आवर। तो आपको मैं बता दूं कि सर्वाइकल डायलिटेशन मैक्सिमम 10 सेंटीमीटर बस ही होता है। 10 सेंटीमीटर हो गया मतलब कि फुली डायलेट हो गई है सर्विक्स। बट यहाँ पर प्रीमी ग्रेविडा का सर्वाइकल डायलिटेशन कितना होगा, मैक्सिमम रेट में पूछा है, तो वो होगा 3 सेंटीमीटर पर आवर। यहाँ पर नॉर्मल लेबर का ड्यूरेशन भी दिया हुआ है कि फर्स्ट स्टेज में प्रीमी ग्रेविडा में 6 to 8 आवर लगेंगे और मल्टी ग्रेविडा में 2 to 10 आवर। रेट ऑफ सर्वाइकल डायलिटेशन मिनिमम से स्टार्ट किया गया है यहाँ पर, तो 1 सेंटीमीटर पर आवर होगा प्रीमी में, और मल्टी में कितना होगा, लेस देन 1.2 सेंटीमीटर पर आवर। तो यहाँ पर मैक्सिमम रेट पूछा था तो वो होगा 3 सेंटीमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज when toddler move around on their hands and keeping their abdomen off the floor it is called। तो एक टोडलर है, मूव कर रहा है फर्श पे, फ्लोर पर, तो वो अपने हैंड किए दोनों साइड रखे हुए हैं और एब्डोमन को फ्लोर पर रखे हुए हैं, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, रोलिंग, क्रीपिंग, क्राउलिंग और डी है यहाँ पर सिटिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, वो होगा बी, क्रीपिंग, क्योंकि वो अपना एब्डोमन फ्लोर पर रखे हुए हैं। यदि वो अपना एब्डोमन फ्लोर पर ना रख के दोनों हाथों और घुटनों के बल चल रहा होता तब वो कंडीशन कहलाती क्राउलिंग। तो ये कंडीशन होगी क्रीपिंग। इस तरीके से वो अपना जो एब्डोमन है फ्लोर पर रखे हुए, क्रीपिंग, रेंग रहा है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक प्रोसीजर। यहाँ पर एक निडल दी हुई है, इसको आपके लिए पहचानना है कि ये कौन सी निडल है। जेट निडल, प्लूरल टैपिंग निडल, पंच बायोप्सी और ट्राइकोट बायोप्सी निडल। तो जो फाइन एस्पिरेशन साइटोलॉजी होती है, जो टिश्यू निकाले जाते हैं बायोप्सी के लिए, तो ये निडल उसी के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी, ट्राइकोट बायोप्सी निडल। ये ट्राइकोट बायोप्सी निडल है जिसका यूज़ जनरली साइटोलॉजी में किया जाता है। सेल्स जो बाहर निकालने के लिए, बायोप्सी के लिए सेल्स बाहर निकाली जाती हैं, उनमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ट्राइकोट बायोप्सी निडल। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड इन विच सर्जरी। यहाँ पर जो इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है इसका यूज़ किस सर्जरी में किया जाता है, पेल्विक सर्जरी, थोरेक्टोमी, एब्डोमिनल सर्जरी और थायरोइडेक्टोमी। तो यहाँ पर यह है थायरॉइडेक्टोमी के लिए यूज़ किया जाने वाला, थायरॉइड स्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी, थायरॉइडेक्टोमी। और ये थायरॉइड जो रिट्रैक्टर भी कहलाता है, तो ये किसके लिए, किस सर्जरी में यूज़ होगा, थायरॉइडेक्टोमी में, और इसका नाम क्या है, थायरॉइडेक्टोमी रिट्रैक्टर। इमेज अच्छे से याद रखना आप लोग। नेक्स्ट इज द अम्बिलिकल वेन ब्लड प्रेशर इज। अम्बिलिकल वेन और आर्टरी का अलग अलग प्रेशर रहता है, तो यहाँ पर अम्बिलिकल वेन का प्रेशर पूछा है, वो कितना होगा। ऑप्शन है यहाँ पर 10 mm ऑफ Hg, 20 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg और डी 120/80 mm ऑफ Hg। 120/80 mm ऑफ Hg तो नॉर्मल हेल्दी एडल्ट का ब्लड प्रेशर है। यहाँ पर अम्बिलिकल वेन का ब्लड प्रेशर पूछा है, तो वो कितना होता है 20 mm ऑफ Hg। यदि वेन की जगह आर्टरी का पूछते तब वो डिफरेंट होता। यदि अम्बिलिकल आर्टरीज का ब्लड प्रेशर पूछा जाए तो 50 mm ऑफ Hg रहेगा एवरेज। और यहाँ पर यदि वेन का पूछा जाए, अम्बिलिकल वेन का, तो वो क्या होगा 20 mm ऑफ Hg। और जो नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड में कितनी वेसल्स होती है, मतलब कि कितनी वेन और कितनी आर्टरी होती हैं, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। तो जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं वो 2 होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, और जो वेन होती है अम्बिलिकल वेन वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखने होंगे। नेक्स्ट इज HIV कन्फर्मेशन टेस्ट। तो HIV कन्फर्मेशन टेस्ट इनमें से कौन सा, एलिजा, वेस्टर्न ब्लॉट और सी है विडाल यहाँ पर, डी है CBC कंप्लीट ब्लड काउंट। तो HIV कन्फर्मेशन टेस्ट वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। यदि एलिजा में इनकेस पॉजिटिव नहीं आया रिजल्ट,
जो आपको फिर भी डाउट्स हो तो वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है जो कंफर्म टेस्ट आपको बताएगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। एलिजा टेस्ट का जो एलिजा है इसका फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में आ सकता है, तो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्वेंट एसे। जो HIV इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाने वाला टेस्ट है। तो यदि एलिजा टेस्ट पॉजिटिव है तो उसके बाद आपको एक बार वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और करवा लें, ताकि ये कंफर्म करे कि आपको HIV है या नहीं। तो एलिजा तो टेस्ट क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया यदि बाई चांस, बट आपको कंफर्म करना है तो कंफर्मेशन टेस्ट क्या होगा HIV के लिए, वो होगा वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। नेक्स्ट इज वाइसोप स्कोर इज यूज फॉर। तो गायनेकोलॉजी में है जो वाइसोप स्कोर यूज किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, इंडक्शन ऑफ लेबर, प्रोग्रेस ऑफ लेबर, फीटल मॉनिटरिंग एंड ये फीटल वेलबींग। तो लेबर इंड्यूस करने के लिए वाइसोप स्कोर का यूज़ किया जाता है। इसमें अलग अलग पॉइंट दिए जाते हैं, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, इंडक्शन ऑफ लेबर। वाइसोप स्कोर के लिए सर्विक्स स्कोर के नाम से भी जाना जाता है, और एक प्री लेबर स्कोरिंग सिस्टम है जिसके थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम कि लेबर के लिए इंड्यूस करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। यहाँ पर सर्विक्स के लिए स्कोरिंग दी जाती है। इसके 5 पार्ट हैं, इनको भी याद रखना है, 5 कंपोनेंट्स भी हम कह सकते हैं इनको। पोजीशन, कंसिस्टेंसी, एफासमेंट, डायलिटेशन एंड बेबीज स्टेशन। तो आपको ये सर्विक्स पोजीशन, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी, सर्विक्स का एफासमेंट, सर्विक्स डायलिटेशन एंड बेबीज स्टेशन, तो ये सभी पॉइंट आपको इसके वाइसोप स्कोर के 5 पॉइंट हैं, ये भी याद रखने होंगे। नेक्स्ट इज हाइट मेजरमेंट ऑफ 2 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज डन बाय। तो 2 साल के बच्चे की हाइट को कैसे चेक करेंगे, गोनियोमीटर, स्टेडियोमीटर, इन्फेंटोमीटर और डी, नन ऑफ दी अबव। तो हाइट मेजरमेंट करना है 2 साल के बच्चे का, तो उसको हम कैसे चेक करेंगे। इन्फेंट्स के लिए अलग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है, और यदि बेबी 2 ईयर ओल्ड है तो उसके लिए अलग किया जाएगा, तो उसके लिए स्टेडियोमीटर यूज़ किया जाएगा। देखिए यहाँ पर एक जो बेबी खड़ा हुआ है जिस स्टैंड पर, ये स्टेडियोमीटर है, और ये जो यहाँ पर पिंक कलर और ब्लैक कलर की इमेज दिख रही है, यह है इन्फेंटोमीटर। इस पर इन्फेंट को लिटा के उसकी हाइट को चेक कर सकते हैं। और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है, इससे आर्म के लिए या फिर मैथ में भी इसका यूज़ किया जाता है, गोनियोमीटर। तो आपको स्टेडियोमीटर 2 साल के बच्चों की हाइट के लिए, और इन्फेंट्स के लिए पूछा जाए तो इन्फेंटोमीटर है। देखिए यहाँ पर ये भी हो सकता है आपको इमेज दे दें और पूछें कि ये क्या है, तो ये स्टेडियोमीटर है और ये है इन्फेंटोमीटर। तो गाइज आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।